अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 8 को, जिसमें हम बात करेंगे नर्सिंग रिसर्च के यूनिट 8 को, जिसमें हम यूटिलाइजिंग नर्सिंग रिसर्च एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के किस तरीके से हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी रिसर्च को यूटिलाइज करके। तो उसके बारे में इसमें ओवरऑल इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है कि किस तरीके से हम रिसर्च में यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को अपनी रिसर्च को। तो ओवरऑल हम इस यूनिट को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टॉपिक्स को। तो सबसे पहले जो टॉपिक्स आ जाता है उसमें आ जाता है यूटिलाइजिंग नर्सिंग रिसर्च एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के किस तरीके से हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं नर्सिंग रिसर्च को। उसके अलावा डिस्कस करेंगे यूटिलाइजिंग नर्सिंग रिसर्च कि किस तरीके से हम नर्सिंग रिसर्च को यूटिलाइज करते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यूटिलाइजिंग नर्सिंग रिसर्च मीन्स अप्लाई एंड रिसर्च फाइंडिंग्स एंड प्रैक्टिस के हम किस तरीके से रिसर्च की फाइंडिंग कर रहे हैं, उसको अप्लाई कर रहे हैं और उसको फाइंड कर रहे हैं, और किस तरीके से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, नर्सिंग प्रैक्टिस किस तरीके से कर रहे हैं। जो भी चीज़ें हमने सीखी हैं, ठीक है, उसको अपनी जो भी फाइंडिंग हमें रिसर्च में मिली है, हम उसको अपनी प्रैक्टिस में किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, उसको हम यूटिलाइजेशन कहते हैं। उसके पर्पस क्या होते हैं? पर्पस मेनली यही होता है कि इम्प्रूव पेशेंट्स केयर इम्प्रूव होती है। उसके अलावा इनहेंस नर्सिंग प्रैक्टिस, जो नर्सिंग की प्रैक्टिस है वो भी इनहेंस होती है, अच्छी होती है। उसके अलावा प्रोमोट एविडेंस बेस्ड डिसीजन, और प्रोमोट करता है एविडेंस बेस्ड डिसीजन को। उसके अलावा इंक्रीज क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ द हेल्थ केयर, जो भी क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ हेल्थ केयर की जो भी है उसको इंक्रीज करता है। इंक्रीज द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ हेल्थ केयर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं यूटिलाइजेशन नर्सिंग रिसर्च का, क्यों हम यूटिलाइज करते हैं, क्या हेल्प करती है, और उसके अलावा उसके पर्पस क्या होते हैं, उसको हमने डिस्कस किया। उसके बाद बात करने वाले हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सिंग रिसर्च यूटिलाइजेशन की। इम्पोर्टेंस क्या है, बेनिफिट्स क्या है। बेनिफिट सबसे पहले इम्प्रूव करता है क्वालिटी केयर, क्योंकि हमने जो भी रिसर्च के थ्रू नई नई चीज़ें सीखी है उनको अगर यूटिलाइज करते हैं तो उसमें क्या है, क्वालिटी ऑफ केयर मिलती है पेशेंट को। इन्हेंस करता है पेशेंट की सेफ्टी को, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट सेफ होता है, तो हम हमारी रिसर्च के थ्रू हम जो भी चीज़ लेते हैं ना, हमारी वो फाइंडिंग क्या करती है, पेशेंट के लिए सेफ होनी चाहिए, वो बढ़ाती है सेफ्टी को, इन्हेंस करती है। रिड्यूस करती है हेल्थ केयर कॉस्ट को, क्योंकि हमने वो रिसर्च की है ना, तो उसमें हेल्थ केयर कॉस्ट भी कम लगती है हमें, उसके बारे में डायरेक्टली पता होता है, तो इतनी चीज़ें हमें उनके सपोर्ट में नहीं यूज़ करनी होती है। और उसके अलावा सपोर्ट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, हमें सपोर्ट भी देती है और प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी करती है। उसके अलावा इम्प्रूव क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव करती है, और प्रोमोट एविडेंस बेस्ड नर्सिंग, जो एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस है उसको भी ये क्या करती है, प्रोमोट करती है। तो ये सारी इम्पोर्टेंस होती है सिर्फ, और इम्पोर्टेंस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च, अगर आप रिसर्च की है आपने, उसकी आप यूटिलाइज कर रहे हो, तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपकी प्रोमोट होती है डिसीजन, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, क्लिनिकल डिसीजन अच्छे होते हैं, सपोर्ट मिलता है आपके प्रोफेशन और डेवलपमेंट को, रिड्यूस होती है कॉस्ट, और उसके अलावा एनहेंस होती है सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ केयर। तो ये सारी हमें एडवांटेजेस या फिर बेनिफिट्स मिलते हैं। उसके अलावा एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में आ जाता है ऐसी प्रैक्टिस जिसका रेफरेंस हमारे पास होना ज़रूरी है। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इज द इंटीग्रेट्स ऑफ द बेस्ट अवेलेबल रिसर्च एविडेंस, रिसर्च का हमारे पास एविडेंस होना अवेलेबल होना ज़रूरी है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि ना, उसके अलावा क्या होना ज़रूरी है, क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ होना ज़रूरी है। उसके अलावा
पेशेंट्स वैल्यू एंड परफॉर्मेंस, उसके अलावा मेक हेल्थ केयर डिसीजन, एक अच्छा हेल्थ केयर डिसीजन ले सके तो उसके लिए भी ज़रूरी होता है। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट में एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इज द इंटीग्रेटिव बेस्ट अवेलेबल वैल्यूएबल, जो अवेलेबल रिसर्च होती है उसके एविडेंस पे और क्लिनिकल एक्सपर्टीज, ये सारी हेल्प आउट मिलती है हमें एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में। उसके अलावा कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के? सबसे पहले बेस्ट रिसर्च एविडेंस के, हमें अच्छी से अच्छी रिसर्च कहाँ से करनी चाहिए, वो हमारे पास एविडेंस होना चाहिए, उसका रेफरेंस होना चाहिए, क्लिनिकल एक्सपर्टीज होनी चाहिए, और पेशेंट्स परफॉर्मेंस एंड वैल्यूज़, और पेशेंट की परफॉर्मेंस एंड वैल्यूज़ हमें उसको भी देख के ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करके हमें ये तीनों इसके कंपोनेंट्स है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेप्स ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। आस्क अ क्लिनिकल क्वेश्चन, जो भी क्लिनिकल साइड पे क्वेश्चन होते हैं वो पूछना, ये भी एक स्टेप्स होता है। सर्च फॉर द बेस्ट एविडेंस के, कौन सा बेस्ट एविडेंस है वो सर्च करना। उसके अलावा क्रिटिकल पेरेंट्स द एविडेंस, और उसके अलावा अप्लाई एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, और अप्लाई करें एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस एंड इवोलेट करें आउटकम्स को। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है आपकी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में। उसके अलावा हम डिस्कस करते हैं फॉर्मुलेशंस क्वेश्चनिंग्स, क्लिनिकल क्वेश्चंस होते हैं उनकी फॉर्मेशंस, जिसमें आ जाता है PICO फ्रेमवर्क, जिसमें फर्स्ट में P में पेशेंट्स पॉपुलेशंस एंड प्रॉब्लम आ जाती है, I में इंटरवेंशन आ जाती है, C में कंपैरिजन्स आ जाता है, O में आउटकम आ जाता है कि हमने इंटरवेंशन की, उसका कंपैरिजन किया, उसका आउटकम क्या निकला पॉपुलेशन की जो प्रॉब्लम थी उसमें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देयर डायबिटीज पेशेंट्स एंड हेल्थ एजुकेशंस, I फॉर एंड उसके अलावा C फॉर रूटीन केयर, एंड उसके अलावा लास्ट में अगर हम बात करते हैं O फॉर द बेटर ब्लड शुगर कंट्रोल। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है अपने इस फॉर्मुलेशन में। उसके बाद बात करते हैं सोर्स ऑफ एविडेंस के, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं जहाँ पे हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कर सकते हैं, ले सकते हैं। सबसे पहले रिसर्च आर्टिकल है, वो उनमें भी हमें क्या है कि एविडेंस मिलता है। नर्सिंग जर्नल्स होते हैं उनमें भी एविडेंस मिलता है। उसके अलावा क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस, उससे भी हमें क्या है कि एक क्लिनिकल जो प्रैक्टिस होती है उसके अकॉर्डिंग हमें एविडेंस मिलता है। सिस्टमेटिक रिव्यूज, मेटा एनालाइजिंग्स, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट बुक, ये सारी वो चीज़ें हैं जिनके थ्रू हमें क्या है, ये वो सोर्सेज है जिनके थ्रू हमें एविडेंस बेस्ड हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेवल ऑफ एविडेंस, जो लेवल ऑफ एविडेंस में आ जाता है इनहेरेंसी, हेरिटेंसी एंड उसके अलावा एविडेंस आ जाता है, जिसमें आ जाता है सिस्टमेटिक रिव्यूज एंड मेटा एनालाइजिंग्स, रैंडमनाइज कंट्रोलिंग ट्रेड्स कौन से हैं, उसके अलावा कोहेरेंट स्टडीज एंड केस कंट्रोल स्टडीज, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, केस रिपोर्ट स्टडीज, एक्सपर्टीज ओपिनियंस, जो स्टडीज होती है उनके अकॉर्डिंग हमें क्या है, ये सारी लेवल्स ऑफ जो भी एविडेंस लेवल पे हम स्टडी करते हैं तो ये सारी चीज़ें आ जाती है हमारे पास। उसके बाद कौन कौन से बैरियर होते हैं, बैरियर ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के मोस्ट कॉमन कौन कौन से बैरियर होते हैं? लैक ऑफ टाइम, हमारे पास टाइम नहीं है तो हमारा ये भी एक बैरियर होता है। उसके अलावा लिमिटेड रिसर्च नॉलेज, हमारे पास लिमिटेड हो तो भी हम क्या कर सकते हैं, कर नहीं सकते। लैक ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज कम है तो भी हमारे पास क्या होगी, वो भी एक बैरियर बन जाता है। रेजिस्टेंस टू चेंज, हम उसको हमारे बीच में रेजिस्टेंस हो, हम उसको चेंज ना कर पाए तो वो भी एक बैरियर होता है। उसके अलावा लिमिटेड एक्सेस टू जर्नल्स, के लिमिटेड एक्सेस हो हमारे पास जर्नल का, कम जर्नल्स हो तो हम फिर भी हमारे वो बैरियर बन जाते हैं। लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट,
हमारे पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट ना हो, तो ये सब क्या है, कॉमन बैरियर्स होते हैं हमारे एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में। उसके अलावा फैसिलिटेटर्स ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के कौन कौन से ऐसे फैसिलिटेटर्स होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं दैट प्रोमोट, वो प्रोमोट करते हैं आपकी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को, कि कौन से ऐसे फैसिलिटेटर्स होते हैं। सबसे पहले एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। आपके पास एजुकेशन है, आपके पास ट्रेनिंग है, तो आपके पास एक अच्छी फैसिलिटीज़ हैं जिसको आप अपनी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कर सकते हैं। लीडरशिप सपोर्ट होना ज़रूरी है एंड एक्सेस टू रिसर्च डायबिटीज़। आपके पास इतना एक्सेस होना ज़रूरी है कि आप रिसर्च कर सको। टीम कोलैबोरेशन होना ज़रूरी है, आपके साथ जो भी काम कर रहे हैं उनकी कोलैबोरेशन भी ज़रूरी है। उसके अलावा कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, और आपके पास कंटिन्यूस आपकी प्रोफेशनल में डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। आप नए नई चीज़ों को सीखते रहें, ताकि वो क्या है कि वो भी आपके क्या है कि फैसिलिटेट करता है आपको एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करने में। उसके अलावा रोल ऑफ नर्स इन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में रोल क्या होता है नर्स का, तो उसमें क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आ जाती है रीड रिसर्च आर्टिकल्स, अप्लाई एविडेंस इन द पेशेंट्स केयर, और अप्लाई करें एविडेंस को पेशेंट की केयर में। उसके अलावा पार्टिसिपेट्स इन द रिसर्च एजुकेशन पेशेंट्स एंड एवोलेट आउटकम्स एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ केयर, और इम्प्रूव करे क्वालिटी ऑफ केयर। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है आपकी रोल ऑफ नर्सिंग रिसर्च एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में। उसके अलावा हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के। कौन कौन से ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में, हमारे बेनिफिट्स बनते हैं। सबसे पहले आ जाता है बेटर पेशेंट्स आउटकम। क्योंकि हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें बेनिफिट फर्स्ट यही होता है कि पेशेंट का आउटकम है ना वो बेटर आता है। सेफर हेल्थ केयर, हम सेफ हेल्थ केयर करते हैं पेशेंट की, इम्प्रूव करते हैं सर्टिफिकेशन को, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो सेफ होगा ना तो वो उसकी हमारे पर एतमाद भरोसा ज़्यादा होगा। तो इम्प्रूव करते हैं सर्टिफिकेशन को, रिड्यूस करते हैं कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं क्लिनिकल साइड, उसको रिड्यूस करते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के। उसके अलावा बेनिफिट फॉर नर्स के लिए क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो नर्स के लिए मोस्टली बेनिफिट यही होता है कि बेटर डिसीजन मेकिंग कर सके पेशेंट के लिए। उसके अलावा इम्प्रूव इंक्रीज कॉन्फिडेंटली एंड प्रोफेशनल ग्रोथ होती है एंड इम्प्रूव नर्सिंग स्टैंडर्ड, इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करती है। तो ये सारी क्या है कि नर्सिस के लिए बेनिफिट्स होते हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। तो इसमें क्या डिफरेंस है, जनरली अगर हम देखते हैं ना तो मेन डिफरेंस यही है, रिसर्च इज द जनरेट न्यू नॉलेज, कंडक्ट साइंटिफिक स्टडी, आंसर द रिसर्च क्वेश्चनिंग्स, क्रिएट एविडेंस। क्या है, रिसर्च में हम क्या करते हैं, नॉलेज, न्यू नॉलेज कंडक्ट करते हैं, साइंटिफिक स्टडी उस चीज़ के लिए करते हैं, आंसर द क्वेश्चन, जो भी हमारे क्वेश्चन अराइज होते हैं उनके आंसर्स देखते हैं। उसके अलावा क्रिएट करते हैं एविडेंस, उसका रिफरेंस क्रिएट करते हैं। उसके अलावा एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में आ जाते हैं कि अप्लाई एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो हमारे पास नॉलेज है वो उसको अप्लाई करें, यूज़ फॉर रिसर्च, यूज़ करें रिसर्च के लिए, रिसर्च फाइंडिंग्स एंड प्रैक्टिस के लिए, इम्प्रूव करें पेशेंट की केयर, यूज़ फॉर एविडेंस, और उसका हमारे पास जो एविडेंस है उसको भी हम यूज़ करें। तो ये डिफरेंस होता है रिसर्च और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में। उसमें क्या है कि हमें न्यू आइडियाज़ को जनरेट करना होता है, कंडक्ट करनी होती है एक एविडेंस बेस्ड रिसर्च। उसके अलावा उसको अप्लाई करके अपनी प्रैक्टिस में, तो उसको हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कहते हैं। रिसर्च यूटिलाइजिंग प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई क्लिनिकल प्रॉब्लम्स, आइडेंटिफाई क्लिनिकल प्रॉब्लम्स, सर्च फॉर रिसर्च एविडेंस, सर्च करना होता है रिसर्च एविडेंस के लिए। उसके अलावा एवोलेट द एविडेंस,
जो एविडेंस हमें मिला है उसको इवोलेट करना, उसके अलावा इम्प्लीमेंट फाइंडिंग्स एंड मॉनिटर इवोलेशन रिजल्ट, और मॉनिटर करना इवोलेट करना उस रिजल्ट को। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है रिसर्च यूटिलाइजिंग प्रोसेस में। उसके अलावा हम बात करते हैं चैलेंजेस इन रिसर्च यूटिलाइजेशंस में क्या क्या चैलेंजेस आ जाते हैं। तो चैलेंजेस में आ जाते हैं लिमिटेड फाउंडिंग्स and inadequate trainings, heavy workload, poor communication, lack of leadership support। तो ये आ जाते हैं challenges of जो आप रिसर्च का यूटिलाइज कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आपको फेस करनी होती है। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं समरी की, जिसमें आ जाते हैं की पॉइंट्स, जिसमें हम बात करते हैं नर्सिंग रिसर्च इम्प्रूव करती है हेल्थ केयर क्वालिटीज को, कि आपकी हेल्थ केयर क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि आप रिसर्च कर रहे हो, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा डीपली स्टडी कर रहे हो। उसके अलावा एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कंबाइन रिसर्च एविडेंस द क्लिनिकल एक्सपर्टीज एंड पेशेंट्स परफॉर्मेंस। वो क्या करती है, क्लिनिकल आप एक्सपर्ट्स बनते हो और आपके पेशेंट की परफॉर्मेंस है ना वो भी अच्छी होती है, सिर्फ आप एविडेंस बेस्ड काम करते हो तब। उसके अलावा ईपीबी, जिसमें इम्प्रूव पेशेंट्स आउटकम्स एंड नर्सिंग प्रैक्टिस, और आपकी प्रैक्टिस से पेशेंट का आउटकम भी अच्छा आता है। और लास्ट इन लिस्ट जिसमें हम बात करते हैं नर्सिंग पे द की रोल इन द इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च फाइंडिंग में। मेन रोल होता ही है, ये है कि आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, आप यूज कर रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो जो भी काम, उसकी रिसर्च के थ्रू फाइंडिंग क्या आती है, वो एक की रोल होता है कि अगर आपने रिसर्च किया, आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो अपने पेशेंट पे, कि ना उसका आपको एविडेंस क्या मिला है, उसका आपको एक फायदा क्या मिला है, तो उसको हम कहते हैं एविडेंस। ठीक है, यहाँ पे उसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम के हवाले से जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है उनको बात करते हैं, जिसमें आ जाता है नर्सिंग रिसर्च यूटिलाइजिंग अप्लाई रिसर्च फाइंडिंग इन नर्सिंग प्रैक्टिस में हम यूटिलाइज करें। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में आ जाता है इंटीग्रेटेड रिसर्च एविडेंस, क्लिनिकल एक्सपर्टीज होना जरूरी है, परफॉर्मेंस एंड हेल्थ केयर डिसीजन होना जरूरी है। उसके बाद क्लिनिकल एक्सपर्टीज में हम बात करते हैं नॉलेज एंड स्किल्स गेन थ्रू द प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, कि आपके पास एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कितना है। PICO में क्या आ जाता है, फ्रेमवर्क यूज फॉर डेवलप क्लिनिकल रिसर्च क्वेश्चन पेशेंट्स इंटरवेंशन कंपेरिजन्स एंड आउटकम्स। उसके अलावा सिस्टमेटिक रिव्यूज में आ जाता है कि कॉम्प्रिहेंसिव समरी ऑफ द मल्टीपल रिसर्च स्टडीज एंड टॉपिक्स, मल्टीपल रिसर्च स्टडी टॉपिक्स को आप कॉम्प्रिहेंड करो। उसके अलावा मेटा एनालाइजिंग में क्या आ जाता है, स्टैटिकली कंबाइन ऑफ द रिसर्च फॉर द सर्वे स्टडी, सिवियर स्टडी करने के बाद आपको जो भी स्टैटिकली कॉम्बिनेशन मिलती है रिजल्ट की, उसको हम कहते हैं। ठीक है, मेटा एनालाइजिंग मीन्स एक से ज्यादा चीजों पे हमने रिसर्च करके हमें जो फाइंडिंग मिली है उसको कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ जाती है। सो थैंक यू सो मच, आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज हमने ओवरऑल हमारा 8 यूनिट था उसको कम्प्लीटली डिस्कस किया कि रिसर्च क्या होती है। ओवरऑल जितनी भी चीज़ें थी ना इसी यूनिट में, हमने सबको एक एक करके डिस्कस किया है, डिटेल में डिस्कस किया है, ताकि हमारा ये जो टॉपिक्स है, हमारा ये यूनिट है ना, यूटिलाइजिंग नर्सिंग रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, हमारा क्लियर हो सके। तो ओवरऑल हमने इस यूनिट के अकॉर्डिंग जितने भी जो हमारे टॉपिक्स थे उनको क्लियर किया और एक अच्छे तरीके से डिस्कस किया। सो थैंक यू सो मच।